नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम घर पर। आज हम लोग संख्या पद्धति की क्लास 2 में आगे के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, उन पर चर्चा करेंगे। जो भी प्रश्न होंगे वो परीक्षा की दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होंगे और सारे के सारे प्रश्न पिछली परीक्षाओं में आए हुए होंगे। तो देखते हैं आज की क्लास को और देखते हैं अपने आज के पहले प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, गुणनफल 658 गुणे 539 गुणे 476 और गुणे मतलब इस लंबे से जो भी सीरीज दी गई है एक तरीके से इसके गुणनफल में इकाई का अंक पूछा गया है। मतलब इन सबको गुणा करेंगे, गुणा करने पे एक बड़ा सा नंबर आएगा जो उसमें इकाई का अंक क्या होगा वो पूछा गया है। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम लोग सारे नंबरों को इग्नोर करके सिर्फ इकाई अंक से मतलब रखते हैं और उन्हीं की आपस में गुणा कर लेते हैं। जैसे 658 में इकाई का अंक 8, तो हम लोग इससे मतलब रखेंगे। इसमें इकाई का अंक 9, इससे मतलब। बाकी सारे अंकों से हमें मतलब नहीं है, सिर्फ इकाई के अंकों से हम लोग मतलब रखते हैं। 8 और 9 की गुणा की तो 72 आया, 8 नेम 72। 72 में भी हमें इस दहाई के अंक से मतलब नहीं है, सिर्फ इस 2 से मतलब है, इकाई अंक से। इसको 6 से गुणा किया तो 6 दूनी 12। फिर हमें इस 1 से मतलब नहीं है, इस 2 से मतलब है, इस 2 की इस 2 के साथ गुणा किया तो 2 दूनी 4। इसका आंसर ए ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इसमें ये टाइपिंग में थोड़ा देखने में समझने में दिक्कत होती है। ये क्वेश्चन पावर का है, इसको हम अलग से लिख देते हैं। ये क्वेश्चन 4523, इसकी घात दी गई है 1632। 1632 फिर गुणा 2224, इसकी घात भी 1632। फिर गुणा 3225 और इसकी घात 1632 पूछा है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, मतलब इस नंबर की इतनी घात, फिर इस नंबर की इतनी घात और फिर इस नंबर की इतनी घात निकाल के सबका आपस में गुणा करेंगे तो जो नंबर आएगा उसमें इकाई अंक क्या हो। जब भी घात के प्रश्न हो और उसमें इकाई का अंक पूछा जाता है तो पहले ही क्वेश्चन में मैंने बताया था, इकाई अंक ज्ञात करने के लिए सिर्फ इकाई अंक से ही मतलब रखते हैं, बाकी नंबर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो सिर्फ इकाई अंक से मतलब रखेंगे। पर ये जो घात दी हुई है इसके लिए इस घात में 4 से भाग देते हैं। 4 से भाग देने पर जो भी शेष बचता है उसे इकाई अंक की घात लगा लेते हैं और उसको सरल कर लेते हैं, तो इकाई अंक हमको ज्ञात हो जाता है। अब जैसे इसमें इस पूरे नंबर से मतलब नहीं है, हम 3 की घात 1632 रख सकते हैं इसको। फिर ये 4 की घात 1632, 4 की घात 1632। एक सेकेंड, यहाँ 4 की घात 1632 और फिर ये भी इसकी इकाई 5 की घात 1632। अब हमने बोला जब घात भी इतनी बड़ी है तो 3 की घात इतना निकालना भी तो बहुत बड़ी बात है, तो इसको हम घात को 4 से विभाजित कर देते हैं। घात भी कितनी बड़ी हो, 4 से विभाजिता का नियम अगर आप जानते हैं तो उसमें दिखा होगा कि अंत के दो अंकों को 4 से विभाजित करके चेक कर लेते हैं। जैसे इकाई और दहाई अंक, ये दो अंक किसी भी संख्या के 4 से विभाजित होते हैं तो वो संख्या 4 से पूरी विभाजित होती है। तो 4 से हम 32 में भाग दे देंगे, 3 की पावर 4 अट्ठे 32, पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो 4 की घात 3 की घात 4, 4 की घात यहाँ भी 32 पूरा पूरा चला जाएगा, 4 की घात 4 और 5 की घात 4, ये आपके पास बचा।
अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 3 की घात 4 कितना होता है? तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। 4 की घात 4 क्या होती है? 4 चक्कू 16 चक्कू 64 और चौके 256। फिर 4 5 की घात 4 क्या होता है? तो 25 पंचे 125 पंचे 625। अब इसमें भी वही काम, इकाई अंक और इकाई अंक और इकाई अंक की गुणा कर लीजिए। 1 छक्के 6 और 6 पंचे 30। 30 में इकाई अंक आपका क्या है? 0। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 0। यहाँ ऑप्शन शायद गलत टिक हो गए हैं, यहाँ कहीं पे 0 ऑप्शन होना चाहिए था। इसका आंसर आएगा 0। एक बार चेक कर लेते हैं कहीं पे गलती तो नहीं हुई है। 3 तिया 9 तिया 27, 4 अट्ठे 32, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 4 चौके 16, 16 16 256, 625 बिल्कुल सही है ये। इसका यहाँ ऑप्शन शायद गलत टाइप हो गया है, ये 0 आंसर होगा इसका। इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये एक सीरीज दी गई है आपको 43 गुणे 44 गुणे 45 और ऐसे करते करते 49 तक नंबरों की अगर गुणा करते हैं तो उनमें इकाई का अंक क्या होगा? तो देखिए आप 43 गुणे 44, 43 गुणे 44 गुणे 45, ये ऐसे करते करते 49। अब इसमें जब इन सारे नंबरों की आपस में गुणा करेंगे तो इकाई अंक क्या मिलेगा? तो देखो, इसके लिए आप 44 के अगर टुकड़े करें तो आपको 22 गुणे 2 मिलेगा। यहां से आपको 2 मिल जाएगा। कोई भी सम संख्या अगर आपको दिखती है तो उसमें 2 छुपा होता है, यहाँ 2 आपको मिल जाएगा। इस 45 में देखें तो 9 पच्चे 45, आपको 5 दिख जाएगा। और जब कहीं जहां भी 2 और 5 दिखें, इसका मतलब उनके गुणनफल में 0 जरूर आएगा। इसका मतलब जब ये गुणा करके जो भी गुणनफल इनका आएगा तो उसमें एक 0 जरूर होगा अंत में। और इकाई अंक अंत के ही अंक मतलब अंत वाले अंक को ही तो इकाई अंक कहते हैं। मतलब इकाई अंक पे आपका कौन सा नंबर आएगा? 0। इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जैसे आप देखो समझाने के लिए, मान लो आप 1 2 3 इनकी गुणा करें तो कितना आएगा? 6 इनकी गुणा आएगी। 1 से लेके 4 तक गुणा करो, 1 2 3 और 4, इनकी गुणा करो, 4 तिया 12 दूनी 24 आएगा। फिर हम गुणा करते हैं 1 2 3 4 और 5, यहां तक गुणा करें तो कितना आएगा? 5 चक्कू 20 या 60 दूनी 120, इनकी गुणा आएगी। अब आप देखें, इसमें आपको सिर्फ सम संख्या सिर्फ 1 2 दिख रहा है, इससे इसमें 0 आया नहीं आया। यहां भी आपको 2 दिख रहे हैं, इसमें भी 2 है, 0 आया नहीं आया। पर इस सीरीज में अगर आप देखेंगे तो 2 भी है और 5 भी है, तो यहाँ पर इकाई अंक 0 हो गया। इसका मतलब जहां कहीं भी आपको 2 और 5 दोनों लोग दिखेंगे, वहां पे जब भी गुणा होगी तो इकाई अंक आपको 0 प्राप्त होगा। ठीक है, इसी तरह से इस सीरीज को हम लोग सॉल्व करते हैं। सारे अंकों की बैठ के गुणा नहीं करेंगे, बस यहाँ देख लेंगे कि ये सम संख्या है, यहाँ हमें 2 मिल जाएगा और इस 45 में 5 मिल जाएगा। 2 5 मिल गए, इसका मतलब अंत में 0 जरूर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है फैक्टोरियल 1, फिर फैक्टोरियल 2 3 4 5 और ऐसे करते करते फैक्टोरियल 99 तक। इनको जब हम जोड़ेंगे तो इनका इकाई अंक क्या होगा जोड़ने के बाद, ये चीज पूछिए। तो देखो फैक्टोरियल
एक की वैल्यू क्या होती है? फैक्टोरियल एक हो गया। फैक्टोरियल 2 कितना होता है? तो 2 × 1 2 हो गया। फैक्टोरियल 3 कितना होता है? फैक्टोरियल 3 का मान होगा 3 × 2 × 1। फैक्टोरियल का मतलब समझते हो? जितना फैक्टोरियल में नंबर लिखा होगा वहां से एक एक कम करते हुए एक तक चले आएंगे, सारी सबकी गुणा करते हुए। बस इसी तरीके से फैक्टोरियल की वैल्यू निकालते हैं। जैसे 3 है, 3 1 कम 2 1 कम 1 और सबकी गुणा कर लो, 3 दूनी 6। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी होगी? तो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 4 × 3 × 2 × 1 बराबर 4×3 = 12 दूनी 24। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24। और एक और सॉल्व कर लो, फैक्टोरियल 5। तो 5×4 × 3 × 2 × 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 चौके 20 या 60 दूनी 120 आ जाए। अब ये इसलिए सॉल्व कराया है आपको कि फैक्टोरियल 1 का मान जो है वो 1 होगा, मतलब इकाई अंक भी इसका 1 होगा। फैक्टोरियल 2 का देखें तो मान 2 है, तो इसका मतलब यही इसका इकाई अंक होगा। फैक्टोरियल 3 में 6 इसका मान है, 6 इसका इकाई अंक होगा। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 है, मतलब इकाई अंक आपका 4 होगा, क्योंकि हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब है। फैक्टोरियल 5 का आप देखें तो इकाई अंक कितना? 0। अब इसके बाद फैक्टोरियल 6 आप सरल करें। अगर आप फैक्टोरियल 6 की भी वैल्यू निकालें तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो ये आपकी आएगी 720, मतलब फिर इकाई अंक 0। अब 4 से बड़ा जो कोई भी फैक्टोरियल होगा उसका इकाई अंक 0 ही आएगा। क्यों? क्योंकि उसके फैक्टोरियल में 2 और 5 पड़ जाएगा। 4 तक के फैक्टोरियल में 2 तो दिख रहा है आपको, पर 5 नहीं दिख रहा है। जैसे ही 5 का फैक्टोरियल आपने खोला तो देखो यहाँ 2 भी दिखा, 5 दिखा, इसने 0 बना दिया। अब फैक्टोरियल 6, इसमें भी 2 और 5 दिखेगा। 4 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल आप खोल के देखेंगे तो उसमें 2 और 5 पहले ही मिल जाएगा आपको। इसका मतलब 2 5 मिला, इकाई अंक 0 उसका हो जाएगा। तो बस इतने इकाई अंक जोड़ लो, 1 2 3 और 6 3 9 4 13 13, और बाकी सारे इकाई अंक 0 ही होंगे। तो 13 में 0 जोड़ोगे तो 13 ही रहेगा ना। तो 13 का इकाई अंक क्या हो जाएगा? 3। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, 3। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया है 800 तक की कुल संख्याएं ज्ञात करें जो कि 13 से विभाज्य, मतलब 1 से लेकर 800 तक 13 से विभाज्य होने वाली संख्याएं ज्ञात करनी है। मतलब या इसके बीच में 13 से विभाज्य होने वाली कौन कौन संख्या पढ़ेंगे समझाने के लिए। जैसे मान लो पहली तो 13 मिलेगी आपको, उसके बाद 26 मिलेगी, उसके बाद में 39 मिलेगी, उसके बाद में 52 मिलेगी। ऐसे ही 1 से लेके 800 तक ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 13 से कट जाएंगी, विभाज्य हो जाएंगी। तो ऐसे प्रश्नों, ये मतलब कोई ज्यादा टफ चीज नहीं है, बस जहां तक नंबर दिए हों, जैसे 800 तक दिया है, बस आप 800 लिखिए। इसमें 13 से विभाजित होने वाले नंबर चेक करने, तो 13 से भाग दे दीजिए। भागफल जितना मिलेगा, शेष से मतलब नहीं है, जितनी बार जाएगा भाग बस वही हमारा आंसर होगा। 13 से 800 को जब भाग देंगे तो 13 पचे 13 78, 2 बचा 20, 13 एकम 13। अब अगली बार भाग जाएगा यानी शेष बच जाएगा, तो जितना भागफल होगा हमारे पास बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 61, मतलब 1 से लेके 800 तक 61 ऐसी संख्याएं होंगी जो 13 से विभाजित होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पूछा है अब 1 से 700 तक कितनी संख्याएं हैं जो कि 4 एवं 5 से विभाज्य हैं। अब दो अंकों को एक साथ में ले लिया इसने, कह रहा है 1 से 100 तक 700 तक कितनी संख्याएं हैं जो 4 से विभाजित हैं और 5 से भी विभाजित हैं। कहने का मतलब 1 से लेके 700 तक अगर देखेंगे तो 4 से विभाजित 4,
और इसमें 5 भी काउंट होगी क्योंकि 5 से भी विभाजित पूछ रहा है। 4 4 से विभाजित है, 5 5 से विभाजित है, उसके बाद 8 4 से विभाजित है, फिर 10 5 से भी विभाजित है। मतलब ये सारी संख्याएं कितनी होंगी 100 से लेके 700। तो अभी हमने बताया आपको 700 तक अगर हम ये पता करना चाहें कि 4 से विभाजित कितनी संख्या है, तो 4 से भाग देंगे, जितना भागफल आएगा वो हमारी 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं हो जाएंगी। 4 से इसको भाग देंगे, 4 एकम 4, 3 बचेगा, 30 हो जाएगा, 4 सत्ते 28, फिर 2 इसके पास जाएगा, 4 पंचे 20। मतलब 175 संख्याएं ऐसी होंगी जो 4 से विभाजित होंगी। फिर 505 से 5 के लिए देखेंगे, मतलब अब 700 तक ऐसी कितनी संख्या आएंगी जो 5 से विभाजित हैं। तो 700 को 5 से भाग दिया हमने, 5 एकम 5, 2 इधर गया, 5 चौके 20 और 0। 140 ऐसी संख्याएं होंगी जो 5 से विभाजित होंगी। अब बहुत से बच्चे करेंगे कि 4 और 5 से विभाजित होने के लिए बस इन दोनों को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। पर ऐसा नहीं है। अब आपने 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं निकाली, 175 आए, 5 से विभाजित होने वाली निकाली, 140 आए। अब इसमें वो संख्याएं भी हमने गिन ली हैं जो 4 और 5 के दोनों के भी पहाड़े में भी तो आएंगी ना, मतलब दोनों लोगों से कटने वाली भी संख्या तो इसमें शामिल हो जाएंगी ना। जैसे 20, अब 20 ये 4 से भी है, 4 से भी विभाज्य और 5 से भी विभाज्य, तो ये हमने अलग अलग निकाला है। तो 4 में भी 20 गिन चुके हैं हम लोग और इस 5 में भी इस 20 को काउंट कर चुके हैं। तो ये तो संख्याएं ज्यादा हो जाएंगी। अब क्या करेंगे, तो अब 4 और 5 दोनों से कटने वाली संख्याएं हम लोग पता कर लेते हैं। तो ऐसे दोनों से विभाजित होने वाली कैसे पता करेंगे, तो 4 और 5 का लासा लेंगे जो कि 20 होता है। मतलब इनके लासा से भाग दे के चेक करेंगे तो हमको वो संख्याएं मिल जाएंगी जो 4 और 5 दोनों से विभाजित है। 20 से इसको भाग दिया तो 2 0 से 0 कटा, 2 से 35 बार में कट गया। 35 संख्याएं ऐसी हैं जो इन दोनों में से कटेंगी, जो हमने दोनों से कटने वाली इसमें पहले से ही शामिल कर रखी। तो आप क्या करेंगे, इसका आंसर होगा 175 प्लस 140। ये तो सारी संख्याएं थी और इसमें से माइनस कर देंगे जो ये दोनों में हमने काउंट कर ली थी। तो अब इनको ऐड करो, 5 7 4 11 का 1 और 315 ये, और इसमें से 35 घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 280। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। ये 4 से विभाजित होने वाली थी, ये 5 से विभाजित होने वाली थी, और ये 4 और 5 जो दोनों में आ रही थी उनको हमने निकाल के माइनस कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है 156 के सभी गुणनखंडों का योग क्या है। अब ये गुणनखंड क्या होता है, ये सारी चीज अभी आपको हम समझाते हैं। पहले तो कुछ उसके बारे में बताते हैं। जैसे मान लो कोई संख्या आपको जैसे यहाँ दी गई है 156, ऐसे ही कभी भी कोई संख्या दे दी जाएगी। माना कि जैसे वो कोई संख्या है नेचुरल नंबर, सबसे पहले इस संख्या को हम इस रूप में तोड़ेंगे, जैसे a की पावर m, b की पावर n और c की पावर p, और ऐसे ये और भी संख्याएं इसके आगे हो सकती है। ये बस आपको समझाने के। अब जहां आप ये चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, जहां ये a, b, c ये है क्या चीज, तो a b c ये जो हैं ये अभाज्य संख्याएं होती हैं हमारी, अभाज्य संख्या। अभी जब क्वेश्चन लगाएंगे तब आपको इससे बेहतर समझ में आएगा। और जो ये पावर है m n और p, ये क्या है, ये हमारी जो भी अभाज्य संख्याएं होंगी उनकी घातें होंगी। ठीक, घात है। तो हम देखेंगे गुणनखंडों की, सभी गुणनखंडों की संख्या, सभी गुणनखंडों की संख्या
सभी गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो जो ये घात दी है इसमें एक एक ऐड करके सबकी गुणा कर लेंगे, वही हमारा आंसर होगा। मतलब m+1 n+1 और p+, इनकी गुणा करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, सारे जो इसके गुणनखंड होंगे उन गुणनखंडों की संख्या मिल जाएगी। अब जैसे इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो जरा देखते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर 156 नंबर दिया गया। अब 156 के पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्योंकि ए बी सी जो अभी हमने बताया है आपको वो अभाज्य संख्याएं थी। इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। पहले 2 से चेक करेंगे, कट करते हैं। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से चला जाएगा, 2 तिया 6, 2 नेम 18। इसके बाद 3 से कट हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, और फिर ये 13 से, 13 एकम 13। तो इस नंबर के, ये एक नंबर था मेरे पास, इसको हमने किस रूप में लिखने को बताया, तो यही ए की पावर मतलब 2 जो है वो 2 बार है, तो 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 1 और गुणे 13 की घात 1। ये जो है ये अभी जो हमने बताया था a की पावर m, b की पावर n और c की पावर p, उस रूप में हमने इसको तोड़ लिया। अब हमने बताया था सभी गुणनखंडों की संख्या, सभी गुणनखंडों की संख्या, सभी गुणनखंडों की संख्या, तो फॉर्मूला बताया था इनकी घात में एक एक जोड़ देंगे। तो 2, 2 में एक जोड़ा 3, फिर 1 में एक जोड़ा 2, और 13 की घात भी 1 है तो उसमें भी एक जोड़ा 2। इनकी गुणा कर लो, 3 दूनी 6 दूनी 12। मतलब जो इस नंबर के टोटल गुणनखंड होंगे वो 12 होंगे। ठीक है, पर यहाँ क्वेश्चन में टोटल गुणनखंडों की संख्या नहीं पूछा है, पूछते हैं इसलिए हमने आपको समझाया है। यहाँ पे पूछा है कि जो भी 12 ये गुणनखंड होंगे उनको अगर हम जोड़ें तो उनका योग कितना होगा, उनका योग पूछा है। अच्छा, योग कैसे निकालते हैं, देखो सभी गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग, तो जो भी ये पावर आई है और जिस नंबर की पावर है, ये पावर 0 से स्टार्ट करके और जहां तक ये पावर दी है वहां तक लेके चलते हैं। जैसे 2 की घात 2 दिया है तो 2 की घात 0, यहां से स्टार्ट करेंगे, प्लस 2 की घात 1, प्लस 2 की घात 2, 2 की घात 2 तक था, यहां तक इसको ले गए, 0 से शुरू किया 2 तक लेके आए, फिर आपस में गुणा। 3 की घात 1 है तो 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1, 0 से स्टार्ट किया, जहां तक उसकी घात थी वहां तक लेकर, फिर 13 की घात 0 प्लस 13 की घात 1। अब इसको सॉल्व कर लो बस। किसी भी नंबर की घात 0 1 होती है, 2 की घात 1 2 और 2 की घात 2 4, ये हो गया। 3 की घात 0 1 और 3 की घात 1 3, उसके बाद 13 की घात 0 1 और 13 की घात 1 13। अब इनकी आपस में गुणा कर लो, 4 2 6 1 7, गुणे में 4 और गुणे में 14, इनकी गुणा करो भाई, 7 चौक 28, 28 इंटू 14, ये कितना होता है, वही आंसर, 28 इंटू 14, 8 चौके 32 का 2, 3 हासिल, 4 दूनी 8 दूनी 16 3 19 का 9, 1 हासिल, 2 एक कम 2 1 3, 392। ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। मतलब सवाल में ये भी पूछ सकता है कि सभी टोटल गुणनखंडों की सिर्फ संख्या बताइए, तो हम इस तरीके से बस पावर में एक एक जोड़ेंगे और आपस में गुणा कर लेंगे, 12 इसका आंसर हो जाता। पर यहाँ सभी गुणनखंडों का योग पूछा है, तो जो भी घाते हमारे पास, जो ये रूप बताया था यही मेन है, इसमें हर एक नंबर को इस रूप में चेंज कर लेंगे, इसी से हम ये सारी सब कुछ चीज पता कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन, इसी तरीके से है शायद।
ये 1156 के गुणनखंडों की कुल संख्या। देखो यहाँ पे सिर्फ संख्या ही पूछा है, इस टाइप से पहले ही समझा दिया था। तो 1156 के पहले अभाज्य गुणनखंड कर लो। 1156 इसके टुकड़े कर लो उस रूप में लिखने के लिए। दो से पहले कट करते हैं, दो पंचे 10, दो पंचे 10, एक बचा इधर आया, दो सत्ते 14, दो अट्ठे 16। फिर दो से कट करते हैं, दो दूनी 4, एक इधर आया, दो अट्ठे 16, दो नेम 18। अब ये किससे कटेगा भाई? दो दूनी 4 सही कट हुआ है, दो अट्ठे 16, दो नेम 18, दो पंचे 10, एक इधर है, दो सत्ते 14, दो अट्ठे 16। ठीक, तो ये 17 से भैया कटेगा। 17 17 हम 289 और 17 एकम 17। ठीक है, 1156 इसको तोड़ा तो 2 की घात 2 और 17 की घात 2, इतना आया। ओके, अब इसमें सिर्फ गुणनखंडों की कुल संख्या पूछी। तो कुल संख्या क्या होती है? ये थोड़ा सा पेन गड़बड़ कर गया हमसे। कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगा? घात में एक एक जोड़ेंगे, बस गुणा कर लेंगे। इसकी 2 की घात 2 है, 2 में एक जोड़ा 3। 17 की घात 2 है, 2 में एक जोड़ा 3, 3 तिया, मतलब इसके टोटल गुणनखंड 9। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 252 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाए। जैसे अभी हम करते आ रहे हैं, 1156 का अभाज्य गुणनखंड किया था, बस वैसे ही ये तो बहुत सिंपल है। 252 के बस टुकड़े करके दिखाना है कौन सा रूप बनेगा इसमें से। तो दो से पहले कट करते हैं, दो एकम दो, दो दूनी 4, दो छंग 12। दो से फिर इसको कट करते हैं, दो छंगे 12, दो तीन 6। फिर ये 3 से कट होगा, तीन दूनी 6, तीन एकम 3। इसके बाद फिर 3 से ये जाएगा, 3 सत्ते 21, और फिर जाएगा 7 से 7 एकम 7। तो अभाज्य गुणनखंड का क्या रूप बना? तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7, यही इसके गुणनखंड का रूप बना। तो ये किस ऑप्शन में इस तरीके से दिया है? पहले ही ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जिसे 216 को या 216 में गुणा किया जाए ताकि जो गुणनफल प्राप्त हो उसमें गुणनखंडों की संख्या विषम। ठीक है, इसके कहने का मतलब ये है कि ये जो 216 है इसके हम गुणनखंडों की संख्या अगर निकालें, इससे पहले हम निकाल के दिखाते हैं। 216 216 के गुणनखंडों की संख्या, तो गुणनखंडों की संख्या भी हमने आपको बताया कैसे निकालेंगे। दो कम दो, दो अट्ठे 16, दो से फिर काटो, दो पंचे 10, दो चौके 8, दो से फिर काटिए, दो दूनी 4 और दो सत्ते 14। फिर दो से 3 से जाएगा, तीन नेम 27, फिर 3 से जाएगा, तीन तिया 9, और फिर 3 से जाएगा, तीन एकम 3।
तो ये इसका रूप बनेगा 2 की पावर 3 और गुणे 3 की पावर 3। अब जब हम गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे तो 3 में एक जोड़ा 4 और फिर 3 में इस घात में एक जोड़ा 4, टोटल आ जाएंगे 16 गुणनखंड। अच्छा, ये जो 16 आया है ये एक सम संख्या है। बस वही बात कह रहा है कि इस नंबर को किससे हम गुणा कर दें ताकि जो हमें गुणनफल प्राप्त हो उसमें जो गुणनखंडों की संख्या ये सम जो हमें मिल रही है वो विषम हमको मिले। 16 की जगह पे जैसे 17 आ जाए, 19 आ जाए, विषम संख्या यहाँ पे मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है। क्या बात? जो भी पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं, जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं, जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं, जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं उनके गुणनखंडों की संख्या, उनके गुणनखंडों की संख्या विषम होती है हमेशा। आप चेक भी कर सकते हैं, कोई भी पूर्ण वर्ग नंबर लें जैसे 144, 225, 900, है ना, इनको इनके जब गुणनखंडों की सभी गुणनखंडों की जब संख्या निकालेंगे आप तो हमेशा आपको विषम मिलेगी। जो भी नंबर पूर्ण वर्ग होंगे उनके गुणनखंडों की संख्या विषम होती है। अब ये 216 है, ये पूर्ण वर्ग तो है नहीं, इसीलिए इसके गुणनखंडों की संख्या क्या कितनी प्राप्त हो रही है? 16। अगर कुछ ऐसे मतलब जो ऑप्शन में आपको दिया गया है इनमें से कुछ ऐसे नंबर से जिससे गुणा करें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाएगा तो उसके गुणनखंडों की संख्या जो है वो सम विषम आ जाएगी। जैसे 216 को हम 4 से गुणा करके देखें, ऑप्शन से ये होगा 4 से गुणा करेंगे तो 6 चौक 24 का 4, 2 हासिल, 4 एकम 4 2 6 और 4 दूनी 8, 864 आया। आप आपको ये देख के बताना है कि ये पूर्ण वर्ग बना कि नहीं बना। ये किसी भी संख्या का वर्ग है ही नहीं। अगली बार 6 से वर्ग कर 6 से इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं भाई। 6 रंग 36 का 6 3 हासिल, 6 कम 6 3 9 और 6 दूनी 12, ये 1296, 1296 बना। ये वर्ग लग रहा है देखने में, किस संख्या का वर्ग है? तो ये आपका लगभग शायद 36 का वर्ग, ये 36 का स्क्वायर होता है 1296, तो ये 36 का वर्ग बन गया। बस यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करके ये नंबर पूर्ण वर्ग बन जाए। क्योंकि पूर्ण वर्ग बन गया तो हमने आपको ये नोट कराया इसीलिए कि जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं उनके गुणनखंडों की संख्या विषम होती है, और जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होंगी हमेशा उनके गुणनखंडों की संख्या सम मिलेगी। ठीक है, ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या के गुणनखंडों की संख्या सम होगी? अब देखो, ये यहाँ पे जीरो नहीं, ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या के गुणनखंडों की संख्या जो है वो सम संख्या होगी। अभी हमने बताया जो पूर्ण वर्ग संख्या होती हैं उनका उनके गुणनखंडों की संख्या कैसी होती है? विषम। इसका मतलब जो इसमें पूर्ण वर्ग संख्या दिखेंगी वो तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। जैसे एक 169, ये 13 का वर्ग होते हैं कि नहीं, और 2 जीरो लगे मतलब ये 130 का स्क्वायर लिखा है, ये गलत आंसर है। ये भी नहीं हो सकता 170 का, और ये भी नहीं हो सकता, इसमें एक जीरो गड़बड़ हो गया है, 625। हाँ, इसमें 36,000 जो आपको दिख रहा है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, और जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती हैं उनके गुणनखंड की संख्याएं जो है वो सम में आती है। मतलब टोटल गुणनखंडों की जब संख्या निकालेंगे तो एक सम संख्या प्राप्त होगी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें भी थोड़ा लिखना अलग तरीके से हुआ है, कोई बात नहीं, हम लिख के आपको दिखाते हैं। ये दिया हुआ कि मान लीजिए x बराबर दिया है 55 की घात 100 प्लस 55 की घात 101, फिर दिया है प्लस 55 की घात 102। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या यक्ष का गुणनखंड नहीं है। देखो, गुणनखंड का मतलब होता है कि जो भी जिसका गुणनखंड होता है वो उसको कंप्लीट विभाजित करता ही करता। जैसे हम कहें कि 4 का एक गुणनखंड 2 है, मतलब वो 2 से विभाजित होगी। गुणनखंड का मतलब से विभाजित होना। तो वो कह रहा है कि अभाज्य संख्या यक्ष का गुणनखंड नहीं है। एक्स बराबर आपको ये पूरा दिया गया है वैल्यू, मतलब कह रहा है कि कौन सा नंबर है जिससे ये डिवाइड नहीं होगा, बस यही आपको बताना है। तो चलो इसको हम लोग हल करते हैं। तो 55 की घात 100 इसमें से हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। जब हम कॉमन निकालेंगे 55 की घात 100 तो यहाँ क्या बचेगा, 1। 55 की घात 100 निकाल लिया तो यहाँ पे 1 बचा। 55 की घात 101 में से 55 की घात 100 निकल गई तो 55 की घात 1 बची, प्लस 55 की घात 102 में से 100 निकल गए तो 55 की घात 2 बची। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। 55 की घात 100 और ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 55 और प्लस 55 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर 25, 55 25 और 5 एक 30, 30 25। 55 की घात 100 और ये आपका इन सबको ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 25 5 60, 55 5 60 30 81। ठीक है, अब कह रहा है, अब यहां से चेक कर लो आप किस किस नंबर से ये डिवाइड होगा और नहीं होगा। तो भैया देखो, 3 से देखो ये डिवाइड होगा, पहले छोटे नंबर देख लो। 3 से 8, इनके सारे नंबरों का टोटल करें तो आता है 8 9 3 12, मतलब ये नंबर 3 से विभाजित हो जाएगा। ये नंबर 3 से विभाजित हो जाएगा तो ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। 11 से भी ये हो जाएगी क्योंकि यहाँ 55 लिखा हुआ है, 11 से 55 विभाजित हो जाएगा। उसके बाद 79 से चेक कर लो इसको, इस नंबर को, क्या पता डिवाइड विभाजित हो जाए। तो 79 से अगर हम 30 81 को भाग दें तो ये जाएगा 8 3 24, 3 बार में पहली बार जाएगा, 9 3 27 का 7 और 2 80 21 22 23, 237। इसको घटाएंगे तो आपको मिलेगा 71, एक ऊपर से उतार के लिया। ठीक, 9 बार में चला जाएगा पूरा पूरा 711, मतलब ये 79 से भी कट हो जाती है। ये तीनों नंबर इसको विभाजित कर देते हैं। और इसने पूछा है कि यक्ष का गुणनखंड नहीं है, कौन सा नंबर है जो इसको विभाजित नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए 71 आपका इसको विभाजित नहीं कर पाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं के समूह में दो अभाज्य संख्याओं से वे दो अभाज्य संख्याओं की गुणा करके सभी संख्याएं बनाई गई प्राप्त की गई हैं, जो भी ये लिखी है 6 35 143 और 323। इस प्रकार उपयोग की गई सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में क्या अंतर। ये बहुत सिंपल है। हाँ, भाग जाता है कुछ, ये था। जो भी ये संख्याएं दी गई हैं उसने कहा हर एक संख्या दो अभाज्य संख्याओं से मिलकर बनी, 6 35 भी, 143 भी और 323 भी। मतलब ये जो 6 है ये आपका 2 और 3 से मिलकर बना, ये तो आपको देखते ही पता चल रहा है, 2 3 6 दोनों अभाज्य भी हैं। हर एक संख्या दोनों दो अभाज्य संख्याओं से मिलकर बनी। 35 को देखें तो ये 5 गुणे 7 मिलकर बनी है। इसको देखें तो ये 11 गुणे 13 से मिलकर बनी है। और 323 को देखें तो ये 17 गुणे 19 से मिलकर बनी है। अब उसने पूछा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में अंतर क्या है। तो भैया सबसे बड़ी संख्या 19 है
और सबसे छोटी संख्या ये 2 है। तो 19 और 2 के बीच का भैया अंतर, 19 और 2 के बीच 17 का अंतर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दो धनात्मक संख्याओं का योग जो है वो 45। कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक है, मान लिया a प्लस बी है, a प्लस बी इज इक्वल टू दिया है आपको 45। ठीक, उनका अंतर 19 है, मतलब a माइनस बी अगर देखें तो 19 दिया गया है। और अगर इनको हल कर लें, मतलब ऐड कर लेते हैं, संख्याएं बतानी है प्लस बी की वैल्यू, तो अगर हम ऐड करेंगे तो बी से बी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ए और ए 2a हो गया मिलकर, और इधर इनको जोड़ो, 9 और 5 14 का 4, एक हासिल 64 आ, मतलब a बराबर आपको 2 से इसको कट कर देंगे 32 मिल गया। और अब आगे हल करने की जरूरत भी नहीं, ऑप्शन ए में ही आपको 32 दिख रहा है, 32 और 13, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इस ए की वैल्यू आप इसमें पहली वाली समीकरण में रख देंगे, आपको बी का मान भी मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 141 है, मध्य संख्या का मान। मतलब देखो ये औसत में भी इस टाइप के सवाल आते हैं, क्योंकि कोई भी अगर क्रमागत संख्याएं लिखी हुई हैं तो उनके जो बीच का नंबर होता है, सीरीज में अगर वो संख्याएं हैं, एक सीरीज को फॉलो कर रही हैं, तो जो भी उनका औसत होगा वही उनके बीच का नंबर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब आप ऐसे भी लगा सकते हैं, तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का, बहुत से लोग ऐसे भी लगाते हैं, तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं मान ली, x x प्लस 1 x प्लस 2, और उनको 141 के बराबर रख के फिर वैल्यू निकाल लेते हैं। बाकी यहाँ से आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, 141 दिया है, 3 से आप भाग कर दीजिए, 3 से भाग करेंगे तो औसत इनका निकल आएगा, वही हमारे बीच की संख्या होगी। 3 से इसको भाग कर, 3 चौके 12, 2 3 सत्ते 21, बस ऑप्शन नंबर भी 47 आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीन क्रमागत विषम पूर्णांकों में से, तीन क्रमागत विषम पूर्णांकों में से पहले का 3 गुना और तीसरे के 2 गुने से, पहले का 3 गुना तीसरे के 2 गुने से 3 अधिक है, तीन क्रमागत विषम पूर्णांक। तो भैया तीन क्रमागत विषम पूर्णांक, x दूसरा प्लस 2 और तीसरा प्लस 4, यही तो है। अब इसमें बोला है कि तीन क्रमागत विषम पूर्णांक में से पहले का 3 गुना, इसका 3 गुना मतलब 3x, तीसरे के 2 गुना, तीसरा क्या है हमारे पास x प्लस 4, इसका 2 गुना x प्लस 4, इसका 2 गुना, और 2 गुने से 3 अधिक, इसका दुगना करो 3 करो तब इसके बराबर। बस अब इसको आपको सरल करना, 3x बराबर 2 और x की गुणा 2x, और 2 और 4 की गुणा 8 प्लस 3। ये 2x इधर आए तो आपके पास क्या बचा, आपके पास x बचा, x बराबर 8 और 3 11, मतलब x की वैल्यू आपको मिल गई 11। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है तीसरा पूर्णांक, तो 11 में 4 जोड़ दो, तीसरा पूर्णांक यही तो था आपके पास, x की वैल्यू 11 है, 4 और जोड़ दिए 15, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांच क्रमागत संख्याओं का योगफल 240, पहली और अंतिम संख्या का योगफल क्या है। देखो मान लो 5 कोई क्रमागत संख्या, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये और एक, 5 संख्याएं होंगी, उन सभी का टोटल दिया है आपको 240। अच्छा, हम बीच वाली संख्या निकाल सकते हैं ना, हमने बताया ना, कोई भी सीरीज अगर एक क्रमागत संख्या है तो बीच की संख्या निकालने के लिए बस औसत निकालें, और औसत क्या होता है
टोटल योग जो भी और जितने पदों का योग है उससे डिवाइड करो तो औसत मिल जाता है। 240 सबका योग दिया गया, 5 ही संख्याएं हैं, 5 से हम भाग देंगे, 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40, मतलब 48 इनका औसत है, या कहें इनकी बीच का नंबर। तो 48 हमें बीच का नंबर मिल गया। अब बोला है पांचों क्रमागत संख्याएं हैं तो इनके आगे की लिख लो अपने आप। बीच की अगर 48 है तो अगली 49 होगी, 50 होगी, इसके पीछे की देखें तो 47 होगी, ये 46 होगी। अब इसने पूछा पहले और अंतिम संख्या का योगफल, इसको और इसको जोड़ना है। 50 और 40 90 से 96, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 50 में 46 जोड़ेंगे, 96 आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलें। जब किसी संख्या के 8 गुने को, माने कोई संख्या होगी, मान लिया यक्स वो संख्या है, कहा है कि इस संख्या के 8 गुने, जब किसी संख्या के 8 गुने को 4 में जोड़ा जाए, तो भैया 8 गुना किया और फिर इस 4 में जोड़ दिया, तो प्राप्त परिणाम सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या होती है। जो भी मतलब योगफल मिलेगा तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिलेगी बोल रहा है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 100 होती है। तो वो संख्या पूछा है, बता दो। बस सरल कर लो इसको, 8 यक्स और इधर ये 4 माइनस में आ जाएगा, 4 को घटाएंगे तो 8 यक्स बराबर 96। एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 8 से इसको कट लो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, मतलब वो संख्या क्या होगी? 12। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। यदि दो संख्याओं का गुणनफल उनके योग का 3 गुना, मतलब दो संख्याएं हैं कोई, उनका गुणनफल, मतलब एक ए है दूसरी बी है, ये इनका गुणनफल हो गया भाई। इनका गुणनफल उनके योग का 3 गुना है। इनका योग कितना? तो ए प्लस बी, ठीक, और इनके योग का 3 गुना, मतलब 3 गुना। दो संख्याओं का गुणनफल उनके योग का 3 गुना। पहली संख्या भी दे दी है, मतलब ए की वैल्यू दे दी है, ए बराबर 12 इसने दे भी दिया है। तो दूसरी संख्या बी बराबर पूछ रहा है कितना होगा। ठीक है, तो ए की जगह पे 12 रख लो, 12 गुणे बी, 3 ब्रैकेट में फिर 12 और प्लस बी, सरल कर लो, ये 12 बी, इनकी गुणा करें तो 12 तिया 36 प्लस 3b। अब एक जाति वाले लोग एक साइड ले आओ, मतलब सजातीय से सजातीय को घटाया जाता है। 12b में से ये 3b इधर माइनस की हो जाएंगी, तो आपके पास बचेगा 9b बराबर 36। b बराबर 36/9, 4 बार में ये कट कर देगा, मतलब b की वैल्यू आपके पास 4 निकल के आ गई। तो दूसरी संख्या क्या होगी? 4। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और आज का अंतिम क्वेश्चन होगा ये। कह रहा है एक छात्र है, एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के स्थान पे 12 से विभाजित कर दिया। मतलब एक नंबर था, कोई भी नंबर होगा, वो अभी तो पता नहीं, तो मान लेंगे हम x। कह रहा है इस नंबर को 21 से विभाजित करना था 21 से विभाजित, और उसने कर दिया 12 से विभाजित, x और 12, मतलब 12 से उसको विभाजित कर दिया, 12 से विभाजित किया जिससे उसने 35 प्राप्त किया। मतलब जब उसने 12 से विभाजित किया तो उसको मिला 35। यहां से आपकी x की वैल्यू निकल आएगी, x बराबर 35 इंटू 12, यही तो हो जाएगा। 35 इंटू 12, ये आपका 10, 350, 70, 420 आ जाएगा, मतलब वो नंबर 420 था। ठीक, अब उसने कहा सही उत्तर क्या है, मतलब अगर उस 420 को करना किससे था? 21 से भाग, तो 21 से भाग कर दो। यहाँ ऐसे यही तो माना था सही वाला, x संख्या थी उसको 21 से भाग करना था, x की वैल्यू 420 रख दी,
21 से भाग दे दो, 21 दूना 42, 21 20 बार में कट कर देगा, तो 20 सही आंसर उसका होता। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए वीडियो में और आगे के और सारे बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार, ख्याल रखना अपना दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने जो भी अपने ग्रुप के और भी लड़के या दोस्त हों तो उन तक शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।